नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। 15 अगस्त को ये जो भक्त हैं उनको देशभक्ति नहीं सूझती है, इनको सूझती है ट्रॉलिंग। ये पैदा हुए हैं ट्रॉल बनने के लिए और ट्रॉल बन के ही मर जाएंगे। किसी भी बड़े आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी देशभक्ति जांचने लगते हैं, जैसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की जिम्मेदारी इस देश में जो सबसे घटिया ट्रॉल हैं, जो दिन रात के गालीबाज हैं, उनको मिल गई है। अक्सर लोग अवॉइड कर जाते हैं। हमारे यहां भी बहुत लोग लिखते हैं, कौन सबका ट्वीट पढ़ने जाए, कौन सबका आंसर पढ़ने जाए, इतना टाइम तो होता नहीं है। आदमी अवॉइड कर देता है कि जाओ अपनी मौत मर जाओ, अपनी नाली में खुद सड़ते रहो। लेकिन जावेद साहब, जावेद अख्तर इस देश के सबसे शानदार गीतकारों में से हैं। सिनेमा में जिस तरह की उनकी डिमांड है, अभी भी वो एक देशभक्ति फिल्म के लिरिक्स लिख रहे हैं और कमाल के लिरिसिस्ट हैं, ये बताने की तो जरूरत नहीं है। शानदार शायर हैं वो कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं और औकात याद दिला देते हैं। कल यही हुआ, 15 अगस्त का दिन था और जावेद अख्तर साहब ने 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। हर आदमी शुभकामना दे रहा था 15 अगस्त की। देश की आजादी का दिन है, सारे खुश होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भक्तों को छोड़ के। क्योंकि भगत जो होते हैं उनको 30 जनवरी को जब गांधी जी की शहादत का दिन होता है तो गोडसे याद आ जाता है। 15 अगस्त जब आजादी का दिन होता है तो उनको पाकिस्तान की आजादी 14 अगस्त की याद ज्यादा आती है। तो जावेद अख्तर साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट करके सारे देशवासियों को 15 अगस्त की स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। अब एक ट्रॉल आ गया, 2 कौड़ी का ट्रॉल, 2 पैसे का ट्रॉल। मैं तो इनको नाली के कीड़ों से ज्यादा कोई महत्व देता नहीं हूं, लेकिन ठीक है, आ गया और उसने लिखा कि आपका हैप्पी इंडिपेंडेंस तो 14 अगस्त है। यानी इस देश में फिल्मों के सबसे शानदार पटकथा लेखक और गीत लेखक जावेद अख्तर को पाकिस्तानी कह रहा है। जावेद अख्तर साहब ने तुरंत जवाब दिया और जवाब बड़ा मजेदार है, स्क्रीन पर तो आप देख ही रहे होंगे, सुन भी लीजिए। उन्होंने कहा, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे, मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे। अपनी औकात में रहो। वैसे भी जावेद साहब के सामने इन लोगों की औकात बस इतनी है कि कभी अगर उनसे मिलने की कोशिश करें तो उनके घर के बाहर सुबह से शाम हो जाएगी खड़े खड़े। जावेद साहब के पास वक्त मिलना मुश्किल है कि ये 5 मिनट के लिए उनसे मिल लें। अगर औकात की बात करें, किसी भी लेवल पे औकात की बात कर लें, तो जावेद साहब के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया मिल गया है तो हर चिरकुट चला आता है यहां पर सबको ज्ञान देने के लिए और सबकी देशभक्ति जांचने के लिए। ये मोदी जी की देशभक्ति नहीं जांचते हैं, मोदी जी से नहीं पूछते हैं कि भाई आपके बाप दादा कितने बड़े देशभक्त थे। मोदी 15 अगस्त को खड़े होकर आरएसएस की बड़ाई करते हैं, तब ये ट्रॉल नहीं आते हैं पूछने के लिए कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग कहां थे। ये नहीं पूछते हैं कि 5 बार माफी मांगने वाला सावरकर इनका वीर कैसे बन गया। खैर, कायरों का वीर ऐसा ही आदमी बन सकता है जो 5 बार माफी मांगता है या फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलता है और 70 साल के बूढ़े को गोली मार के मार डालता है। ऐसे ही लोग, ऐसे ही कायर, ऐसे ही गद्दार, ऐसे ही हत्यारे इनके हीरो हैं। तो ये जावेद अख्तर से सवाल पूछने आएंगे ही, लेकिन जावेद साहब ने जवाब दिया जो, उसका मतलब आप जानते हैं। जावेद अख्तर साहब का खानदान चाहे दादा की तरफ से हो चाहे नाना की तरफ से हो, शानदार खानदान है, बेहद खानदानी आदमी है। जावेद साहब के जो परदादा थे फजले हक खैराबादी, अपने जमाने के शानदार आदमी थे, इज्जतदार आदमी थे, मुगल कोर्ट में पहुंच थी उनकी, और बेहद विद्वान आदमी थे, आलिम फाजिल आदमी थे। और वो 1857 का जो इंकलाब हुआ था, उस इंकलाब में शामिल हुए थे। और सिर्फ शामिल नहीं हुए थे, कितने इंपॉर्टेंट थे आप समझ सकते हैं कि उनको काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी में उनको भेजा गया था और जहां उनके साथ बेहद बदसलूकी की गई थी। न कपड़े दिए जाते थे, न खाने टाइम पे दिए जाते थे, मार पिटाई होती थी। सोचिए, एक आलिम फाजिल जिसकी मुगल दरबार में पहुंच हो, मुगल दरबार में इज्जत हो, अपने जमाने का कितना बड़ा इज्जतदार आदमी रहा होगा। और उस आदमी ने चूंकि आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, इंकलाब की लड़ाई में हिस्सा लिया, इसलिए उसको काला पानी भेज दिया गया, जहां पर हर तरह का जुल्म उसको बर्दाश्त करना पड़ा। और यह भी बता दूं
कि माफी मांग के बाहर नहीं आए थे, अंग्रेजों से गिड़गिड़ा नहीं रहे थे, काला पानी जाने के बाद रो नहीं रहे थे, खत नहीं लिख रहे थे अंग्रेज बहादुर को कि हमसे गलती हो गई हुजूर, हमको माफ कर दीजिए, हमको इस जेल से बाहर निकाल लीजिए, ये नहीं कर रहे थे। उन जुल्मों को पूरी शान के साथ, एक देशभक्त की शान के साथ बर्दाश्त कर रहे थे। और 1.5 साल तक ये जुल्म बर्दाश्त करने के बाद मौलाना फजले हक खैराबादी शहीद हुए थे। जी, जावेद अख्तर साहब के परदादा जो थे वो इस मुल्क पे शहीद हुए थे। उनके चाचा थे अंसार साहब, जो बेहद करीबी थे सुभाष चंद्र बोस के। वो आजादी की लड़ाई में न केवल शामिल थे बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने पूरी तरह से मुखालिफत की थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की। आजादी की लड़ाई में वो भी जेल गए थे। आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस से वो एमपी रहे थे, चुनाव लड़े थे, चुनाव जीतकर फतेहपुर से एमपी रहे थे। 1962 से 1967 तक 5 साल वहां एमपी रहे थे। जावेद अख्तर साहब के बाप को तो सब लोग जानते ही हैं, जानिसार अख्तर साहब। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। आंखों में छुपा लोगे तो कांटों से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए हैं। ऐसे शेर लिखने वाले जानिसार अख्तर जावेद अख्तर के बाप थे। कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे, गरीबों की लड़ाई लड़ी जानिसार अख्तर साहब ने। और कितना मैं बताऊं, जावेद अख्तर साहब के सगे मामा मजाज साहब थे। और मजाज साहब तो सब लोग जानते हैं, असरारुल हक मजाज किस पाए के शायर थे। मजाज साहब के बड़े भाई भी बड़े शायर थे। पूरा खानदान आजादी की लड़ाई में शामिल रहा है, पूरा खानदान प्रोग्रेसिव मूवमेंट में शामिल रहा है। और वैसे खानदान के नौनिहाल हैं जावेद अख्तर, जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं और उनको उनकी औकात वहीं पर दिखा कर आते हैं, बताते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हैं, बताते हैं हिंदुस्तान किस तरह से पाकिस्तान से बेहतर है। सेकुलरिज्म के लिए, नेशनलिज्म के लिए सारी जिंदगी काम करने वाले जावेद अख्तर से एक 2 कौड़ी का ट्राल सवाल पूछेगा, उनको पाकिस्तानी होने की बात करेगा, तो क्या इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए? इस देश की आजादी की लड़ाई में, हिंदुस्तानी आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका लहू बहा है, सबका खून बहा है। अगर नहीं बहा है तो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों का नहीं बहा है। अगर इस देश की आजादी की लड़ाई से कोई दूर रहा है तो वो आरएसएस रहा है, और वो हिंदू महासभा रहा है, और मुस्लिम लीग रही है, जिसको पाकिस्तान चाहिए था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, सब जानते हैं उनको। और अभी नाम लेना शुरू करूंगा तो सैकड़ों नाम ले सकता हूं ऐसे मुसलमानों का जिन्होंने इस देश के लिए अपना लहू दिया है। अशफाक उल्लाह खान को आप कैसे भूल सकते हैं? बिस्मिल को याद करेंगे तो अशफाक उल्लाह खान तुरंत याद आएंगे। इसी चैनल पर मैंने एक सीरीज की थी, लगातार वीडियोस मैंने बनाए थे ऐसे मुस्लिम आजादी की लड़ाई में शहीद होने वाले लोगों की, जिनको कोई अब याद नहीं करता है। रानी लक्ष्मीबाई सबको याद हैं, लेकिन जिनको रानी लक्ष्मीबाई अपना भाई कहा करती थी उनको सब भूल गए। उन पर भी मैंने बात की थी। और ये जो नई पीढ़ी पैदा हुई है, ये जो व्हाट्सएप पढ़ के नए नए देशभक्त बने हैं, जिनके लिए देशभक्ति का मतलब मोदी की गुलामी है और मुसलमानों से नफरत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई देशभक्ति है ही नहीं इनके पास, कहीं से कोई देशभक्ति नहीं है। अभी जरा सी नौकरी मिल जाए तो भाग के दुबई चले जाएंगे, अमेरिका जाने को मिल जाए अमेरिका चले जाएंगे, इजराइल में जाकर मजदूरी करेंगे। ये इनकी देशभक्ति है। सुबह उठते हैं, पता नहीं घर में खाने को भी पेट भर मिलता है कि नहीं मिलता है, और उसके बाद मोबाइल लेकर दिन भर सिर्फ गाली गलौज, इनकी ट्रॉलिंग उनकी ट्रॉलिंग। इससे क्या मिलता है मुझे नहीं पता। इतना जरूर होता है कि दुनिया भर में हमारा मुल्क बदनाम होता है। हमारा मुल्क जिसकी इज्जत थी उसकी मोरल वैल्यूज के लिए, उसको अब गालीबाजों और रेपिस्टों का मुल्क कहा जाता है। एक साहब ने फिल्म बनाई, अमित जानी शायद नाम है, पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। कश्मीरियों से सामान ना खरीदिए, होटल में कश्मीरियों को जगह ना दीजिए, ये वो इस तरह के ही मुसलमानों से नफरत के काम करते रहे और ऐसे ही इनका धंधा चलता रहा है। कन्हैया लाल पर फिल्म बनाई, ये बताना भूल गए कि कन्हैया लाल की जिन्होंने हत्या की थी वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे।
ये बताना भी भूल गए कि उनको जमानत जब मिली तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी राजस्थान में, ये सब बताना भूल गए। खूब सारी नफरत डाल के नफरती फिल्म बनाई कि बिकेगी और धंधा चमकेगा, माल बनेगा। असली काम तो माल बनाना है, बाकी तो कुछ नहीं है, ना कोई देशभक्ति है ना कुछ है। तो कन्हैयालाल फिल्म बनाई, 2 दिन में उतर गई, किसी ने देखा तक नहीं। सुनते हैं पहले दिन 2 लाख या 3 लाख रुपए की इनकम हुई, बस। अब पैसा गया डूब, धंधा गया डूब, अगली फिल्म बनाएंगे तो कोई पैसा भी नहीं देगा। तो अब वीडियो बना के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। वो वीडियो तो यहां नहीं दिखाऊंगा, क्या मतलब है ऐसे आदमी को प्रमोट करने का। लेकिन यह देशभक्ति है कि मुसलमानों को गाली दो और उससे माल बनाओ। ट्विटर पर मुसलमानों को गाली दो, रीच पाओ थोड़ी सी और ट्विटर से पे आउट मिल जाए। यूट्यूब पर मुसलमानों को गालियां देते हुए नफरत के वीडियो बनाओ ताकि व्यू मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, और ज्यादा पैसा मिल जाए तो सिनेमा बनाओ। खूब सारी नफरत डाल के कोई केरल फाइल्स बनाता है, कोई उदयपुर फाइल्स बनाता है, कोई फाइल्स बनाता है, सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और जब फ्लॉप हो जाए तो हिंदुओं को ही गाली दो, जैसे हिंदुओं के पास सिर्फ इतना ही काम बचा हुआ है कि तुम्हारी घटिया फिल्में जाकर देखें और तुम्हारी जेबें भरें। और ये लोग चले आते हैं जावेद अख्तर से सवाल पूछने के लिए। मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं। ये जो ट्रॉल हैं, इनके मां बाप दादा परदादा आजादी की कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? नरेंद्र मोदी के दादा परदादा बाप आजादी की कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी गिरफ्तार होने के बाद माफी क्यों मांग रहे थे? दीनदयाल उपाध्याय आजादी की लड़ाई में कहां थे? गोलवरकर गिरफ्तार होकर एक बार भी जेल क्यों नहीं गए? सावरकर ने 5 बार माफी क्यों मांगी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूरी आजादी की लड़ाई में 1 घंटे भी कभी जेल क्यों गए? 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर की पार्टी हिंदू महासभा मुसलमानों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों चला रही थी? यानी कुल मिलाजुलाकर ये कि आज जो देशभक्त बन गए हैं वो अंग्रेजों के समय गुलामी क्यों कर रहे थे? इस सवाल का जवाब ढूंढिए, आपको मालूम हो जाएगा इस देश में देशभक्त कौन है और गद्दार कौन है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।